एपिसोड 67 जम्भोर तालाब की गहराई में। रुद्र ने आचार्य की बातों से इत्तेफाक रखते हुए कहा, ठीक है आचार्य, मैं यहीं पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि आप किसी खतरे में ना पड़े। आचार्य ने रुद्र की बातों में हम ही भरते हुए कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मुझे इस तालाब की गहराइयों से अजीब सी शक्ति महसूस हो रही है, जो कि मेरी आत्मीय शक्तियों को ठीक करने के लिए काफी मददगार हो सकती है। और इतना कहकर आचार्य तालाब की गहराइयों में चले गए। और फिर रुद्र अपनी आंखें बंद करते हुए ट्रेनिंग करने लगा। रुद्र ने अपनी वैक्यूम हैंड तकनीक से आसपास की कुदरत शक्तियों को तेजी से अपने पास खींचते हुए एक बवंडर तैयार कर लिया। रुद्र का जब से रैंक पर हुआ था, तब से उसकी शक्तियां सोखने की रफ्तार पहले से दोगुनी हो गई थी। लेकिन अब उसे रैंक पर करने के लिए शक्तियों की दोगुनी मात्रा की आवश्यकता पड़ती थी। रुद्र को इसी तरह ट्रेनिंग करते करते लगभग 15 दिन बीत चुके थे। लेकिन रुद्र का केवल एक सितारा ही बढ़ पाया था। अब वह 2 सितारों वाला शक्तिवीर बन चुका था। एक 15-16 साल का लड़का जम्भोर तालाब में गहराइयों में आपकी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसके सर के ऊपर एक बवंडर गोल गोल घूम रहा था। तभी उसे लड़के के शरीर में थोड़ी सी हलचल हुई और फिर एक झटके में उसकी आंखें खुल गई। अपना रुद्र था। रुद्र लगातार ट्रेनिंग करता जा रहा था। लगभग और 20 दिन बीत जाने के बाद रुद्र ने अपनी आंखें खोले। वह क्या बात है, मेरी शक्तियां तो केवल 1 महीना में ही 2 सितारों से बढ़ गई। कौन सोच सकता है कि मैं 2 महीने के अंदर ही शून्य रैंक से शक्तिवीर रैंक तक 3 सितारे की छलांग लगाने में कामयाब हो जाऊंगा। रुद्र ने अपनी शक्ति में हुए इजाफे को देखते हुए खुशी से कहा। रुद्र ने अपने शक्तियों में आए इस इजाफा से बेहद खुश था। आचार्य, आपने देखा ना मेरी शक्तियां कितनी तेजी से बढ़ी। आचार्य से बात करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन आचार्य की दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती है। रुद्र आचार्य को आवाज देते हुए एक बार फिर कहता है, आचार्य, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? लेकिन कोई भी आवाज नहीं आई। तब रुद्र को याद आया आचार्य तालाब के गहरे हिस्सों में गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे थे। रूम को आचार्य की चिंता होने लगी और वह भी तालाब की गहराइयों में आगे बढ़ने लगा। उसके साथ उसका सुनहरा लावा शेर भी था, जिसकी शक्तियां अब पहले से ज्यादा हो चुकी थी। वह शक्तिवीर योद्धा के जितना ताकतवर हो गया था। लगता है आचार्य वापस नहीं आए हैं। मुझे उन्हें ढूंढना होगा, रुद्र ने मन ही मन कहा। ज्वाला, चल, हमें आचार्य को ढूंढना होगा। रुद्र कितना कहते हैं, उसके कंधे पर बैठा एक छोटा सा शेर एक जोरदार दहाड़ के साथ रुद्र के सामने अपना आकार बड़ा करते हुए आ गया। रुद्र अपने सुनहरे लावा शेर को ज्वाला कहकर बुलाता था। ज्वाला शेर के आते ही रुद्र उसकी पीठ पर बैठकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। दोनों की शक्तियां बढ़ जाने की वजह से उन्हें आगे बढ़ाने में कोई समस्या नहीं हो रही थी। रुद्र आचार्य को ढूंढने के लिए आचार्य की आत्मीय शक्तियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर ऐसे ही आगे बढ़ते रहने के बाद रुद्र को आचार्य की आत्मीय शक्तियां महसूस होने लगी। रुद्र तेजी से उसे तरफ तेजी से बढ़ने लगे। जब रुद्र वहां पर पहुंचा तो आचार्य एक तिलस्मी जानवर के सिर से लाल रंग का पत्थर बाहर निकाल रहे थे। आचार्य, आप ठीक तो है? रुद्र ने घबराहट है वह पूछ। अच्छा हुआ रुद्र तुम आ गए, मैं तुम्हारे पास आने वाला था। ये प्राचीन तिलिस्मी जानवर है, जिसे मैं न जाने कितने दिनों से काबू करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये तो बड़ा जिद्दी निकला, इसलिए मुझे इससे मारना ही पड़ा। आचार्य ने अफसोस जताते हुए कहा, जैसे उन्हें इस तुलसी जानवर को मारकर बहुत दुख हुआ हो। लेकिन आचार्य, आप इस तिलस्मी जानवर के पीछे क्यों पड़े थे? आखिर ऐसी भी क्या खासियत है इस तिलस्मी की, जो आप पिछले 1 महीने से इसे काबू करने में लगे हुए थे? रुद्र ने आचार्य से पूछा। रुद्र की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे इस जानवर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे पता है रुद्र कि इस जानवर के बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही खास तरह का जानवर होता है। इसके अंदर ड्रैगन का खून मौजूद होता है, जो इसे बेहद ही ज्यादा ताकतवर बनाता है, और यदि मैं इसे काबू में करने में कामयाब हो जाता तो तुम्हारे पास एक ताकतवर साथी होता है। लेकिन अफसोस, ये तिलिस्मी जानवर बहुत वफादार होते हैं। अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, लेकिन किसी और को मालिक स्वीकार नहीं करते हैं। आचार्य ने रुद्र को खूबसूरत जागते हुए सब कुछ बताया। आचार्य की आंखों में उसे पुलिस में जानवर को करने का अफसोस साफ झलक रहा था। लेकिन आचार्य, आपने इस तिलिस्मी जानवर को मारा क्यों? हम इसे कैद भी तो कर सकते थे। फिर बाद में हम इसे अपने काबू में करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं, और इसका मूल खून भी तो हमारे बहुत काम का हो सकता था। रुद्र ने आचार्य से सवाल करते हुए कहा।
रुद्र, मेरे लिए इसे कैद कर पाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं अभी सिर्फ एक आत्मा हूँ। अगर मेरा शरीर मेरे साथ होता तो मेरे लिए ऐसी कैद करना चुटकियों का काम होता, आचार्य ने अफसोस जताते हुए कहा। और रही बात इस तिलिस्मी जानवर को मारने की, तो यदि मैं इसे नहीं मारता तो हम उसे खजाने तक कैसे पहुंच पाते जिसकी ये तिलिस्मी जानवर रक्षा कर रहा था। और थोड़ी देर रुकने के बाद आचार्य ने फिर कहा, और इसके मूल खून की चिंता मत करो, मैंने इसे पहले ही ले लिया था। और अपने हाथों को बाहर लाते हुए रुद्र को दिखाया, जिसके ऊपर सुनहरे रंग का एक गोल तैर रहा था, जिसके अंदर खून की कुछ लाल बूंदें नजर आ रही थी। जब रुद्र ने उन लाल रंग की खून की बूंद को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा और वह मुस्कुराते हो बोल, आचार्य, क्या ये वही खून की बूंदें हैं? ड्रैगन का खून पूरे सकार ग्रह में अनोखा खजाना माना जाता था, क्योंकि कोई भी योद्धा इस खून की मदद से अपने शरीर को किसी असली ड्रैगन की तरह मजबूत बना सकता था। इसीलिए ड्रैगन का खून सकार ग्रह में सबसे कीमती खजाना माना जाता था। फिलहाल तुम खून की बूंद को अपने पास रखो। हमें अभी इस दरवाजे को खोलने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें वापस भी इस शील के बंद होने से पहले लौटना होगा, वरना हम यही अगले 3 सालों के लिए कैद हो जाएंगे, आचार्य ने रुद्र को याद दिलाते हुए कहा। रुद्र ने अपनी नजर को घुमाते हुए उसी तरफ देखा जहां पर एक 10 फीट ऊंची पत्थर का दरवाजा बना हुआ था, जो पूरी तरह से काले रंग का था। आचार्य, अब हम इस दरवाजे को कैसे खोलेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये दरवाजा इतनी आसानी से खुलने वाला है, रुद्र ने परेशान होते हुए आचार्य से कहा। तो क्या होगा आगे इस कहानी में? क्या रुद्र और आचार्य मिलकर खोल पाएंगे इस बड़े से कल दरवाजे को, या फिर किसी और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? और क्या वक्त पर रुद्र और आचार्य जंभोर तालाब से बाहर निकाल पाएंगे, या फिर यहीं पर कैद होकर रह जाएंगे? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइस। एपिसोड 68, ड्रैगन फ्रूट का पौधा। आचार्य, अब हम इस दरवाजे को कैसे खोलेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये दरवाजा इतनी आसानी से खुलने वाला है, रुद्र ने परेशान होते हुए आचार्य से कहा। तुम उसकी फिक्र मत करो रुद्र, मैंने यहाँ पर तिलिस्मी जानवर और इस पत्थर के दरवाजे के साथ जितना वक्त रहा हूँ, उतना वक्त काफी था इस दरवाजे को खोलने के लिए, आचार्य ने कहा। और अपने हाथों से कुछ अजीब तरह के शील बनाते हुए अपनी अंदरूनी शक्तियों को बाहर निकाला, जो तेजी से गोल घूमते हुए आचार्य के हाथों से बाहर निकल रही थी और सीधे दरवाजे से टकरा गया और दरवाजा चरमारते हुए खुल गया। अब चलो बरखुरदार खड़े क्या हो, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, जल्दी करो, आचार्य ने रुद्र को याद दिलाते हुए एक बार फिर कहा। और रुद्रा अपने ज्वाला के पीठ पर सवार होकर एक बार फिर दरवाजे के अंदर जाने लगा। दरवाजे के अंदर ढेर सारा अंधेरा पसरा हुआ था। रुद्र ने अपने स्टोरेज रिंग से कुछ चमकीले पत्थर बाहर निकले। ज्वाला के पीठ पर बैठा रुद्रा धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। करीब एक दिन चलने के बाद रुद्र एक कमरे पर पहुंचा। उसे कमरे में चारों तरफ गोलियों की खुशबू महक रही थी। रुद्र ने जब उसे तरफ देखा जिस तरफ से गोलियों की खुशबू आ रही थी, तो वहां पर शक्तियां बढ़ाने वाली कई हजार गोलियां रखी हुई थी, जैसे कि वह कोई कीमती चीज न होकर कोई बेकार की चीज हो। बाप रे, इतनी सारी शक्तियां बढ़ाने वाली गोलियां हैं। कम से कम 1,00,000-2,00,000 शक्तियां बढ़ाने वाली गोलियां तो होगी, और इन्हें ऐसे रखा गया है जैसे ये कुछ हो ही ना, रुद्र ने हैरान होते हुए कहा। आचार्य, ये दाल तो सच में बहुत अमीर था। तभी तो देखो ना, इतनी सारी शक्तियां बढ़ाने वाली गोलियां यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। रुद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र ने उन सभी शक्ति बढ़ाने वाली गोलियों को अपने स्टोरेज रिंग में भर लिया और उसे कमरे में मौजूद और भी चीजों को देखने लगा। उसकी नजर एक कंकाल पर गई, जो कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके हाथों में 2 कागज के टुकड़े थे। उसे कंकाल के हाथों में रखी कागज के टुकड़ों से सुनहरी चमक निकल रही थी, लेकिन कंकाल बिल्कुल शांत नजर आ रहा था। रुद्र जैसे तैसे करके उसे कंकाल के पास पहुंचा और कागज के दोनों टुकड़ों को निकाल लिया। रैंक 2 का शैडो टेक्निक, रुद्र ने उसे कागज के एक टुकड़े को पढ़ाते हुए कहा। आचार्य, ये तो रैंक 2 का शैडो तकनीक है, लेकिन आचार्य ये दूसरा कागज का टुकड़ा क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ये कागज का टुकड़ा पूरा भी नहीं है, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया।
ज्वाला शेर ने वहीं पर आसपास घूम रहा था, तभी उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई, जिसे सुनकर रुद्र तेजी से उसकी तरफ जाने लगा। जब रुद्र वहां पर पहुंचा तो वहां पर एक लाल रंग का पेड़ था, जिसमें से आत्मीय शक्ति बाहर आई हुई महसूस हो रही थी। तुम्हारी किस्मत तो सच में लाजवाब है लड़के। ये जो पौधा देख रहे हो ना, ये कोई मामूली पौधा नहीं है, ये ड्रैगन फ्रूट का है। आचार्य ने उसे लाल रंग के पेड़ को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ड्रैगन फ्रूट का पौधा, ये कौन सा पौधा होता है आचार्य, और यह किस काम का होता है? मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना है, आचार्य से सवाल करते हुए कहा। तुम्हें शायद नहीं सुना हो, लेकिन ये बहुत खास होते हैं। ये रैंक 3 के पौधा होते हैं, जिसकी मदद से कोई भी योद्धा अपनी आदमी शक्तियों को और शारीरिक शक्तियों को तेजी से ट्रेन करके उनका रैंक बढ़ाया जा सकता है। और शायद इस जंभोर तालाब में इतनी ज्यादा शक्तियों के होने का कारण भी यही ड्रैगन फ्रूट का पौधा है। आचार्य ने रुद्र को पूरी बात बताई तो रुद्र का मुंह खुला का खुला रह गया। तो क्या आचार्य, हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं? रुद्र आचार्य से पूछा। ये भी कोई पूछने की बात है, लेकिन याद रहे रुद्र, यह एक प्राकृतिक पौधा है, जो कुदरत शक्तियों से न जाने कितने हजारों साल तक इकट्ठा होते रहने के बाद तैयार होता है। इसलिए इसे जड़ से अलग नहीं किया जाता, वरना ये कुदरत के साथ नाइंसाफी करने जैसा होगा। इसलिए तुम भी इसकी जड़ों को यही छोड़ दो, ताकि यह कुछ सालों में एक बार फिर तैयार हो सके, आचार्य ने रुद्र को समझाते हुए कहा। रुद्र ने आचार्य की बात को मानते हुए हाँ में सिर हिलाया और फिर अपनी आत्मीय शक्तियों को एक तलवार में बदलते हुए उसे पौधे को कटकर एक बोतल में रख लिया, जो पूरी तरह से पारदर्शी थी। तभी अचानक पूरे कमरे में भूकंप के झटके जैसे कुछ महसूस होने लगे, जिससे पूरा कमरा तीतर भीतर हो गया। दूसरी तरफ भैरवी और रिया महल के बाहर बेसब्री से रुद्र के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। भैया, आप कहाँ हो? आप यदि जल्दी से जल्दी बाहर नहीं आए तो ये शील पूरी तरह से बंद हो जाएगा, भैरवी ने रुद्र की फिक्र जताते हुए मन ही मन कहा। रिया भी उसी के साथ रुद्र के महल से बाहर आने की बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तो क्या होगा आगे इस कहानी में? क्या रुद्र समय से पहले महल से बाहर निकलने में कामयाब हो पाएगा, या फिर 3 सालों के लिए इस महल के अंदर कैद हो जाएगा? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइस। एपिसोड 69, बुजुर्ग का गुस्सा। दोस्तों, मुझे आप लोगों से एक शिकायत है। आप कहानी को तो सुनते हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हो। ऐसा क्यों करते हैं? मुझे लाइक और शेयर से ही मुझे कहानी को और आगे के नए एपिसोड डालने के लिए प्रेरणा देते हैं, इसलिए प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। भैया, आप कहाँ हो? आप यदि जल्दी से जल्दी बाहर नहीं आए तो ये शील पूरी तरह से बंद हो जाएगा, भैरवी ने रुद्र की फिक्र जताते हुए मन ही मन कहा। रिया भी उसी के साथ रुद्र के महल से बाहर आने की बेसब्री से इंतजार कर रही थी। भैरवी और रिया वक्त पहले ही रिया के कहने पर महल से बाहर आ गए थे और बाहर शील को बंद होता हुआ देख रहे थे, जो तेजी से वापस पहले जैसा हो रहा था। योद्धा हड़बड़ाते हुए एक एक करके उसमें से तेजी से बाहर आ रहे थे। दोनों कभी लेकर बुजुर्ग अपने अपने योद्धाओं को बाहर आता हुआ देखकर खुशी से उनका चेहरा खिल उठता और वे सब उन्हें हासिल हुए खजाने के बारे में उनसे पूछ रहे थे। रुद्र, जल्दी करो, लगता है ये शील अब बंद होने वाला है, आचार्य ने रुद्र से घबराते हुए कहा। रुद्र ने आचार्य की बातों को समझते हुए सभी खजाने को अपने स्टोरेज में भर लिया। वही टेबल पर रखी 2 बक्सों को भी अपने स्टोरेज रिंग में भर लिया और फिर ज्वाला की पीठ पर सवार होकर तेजी से वहां से बाहर निकलने लगा। दूसरी तरफ भैरवी महल के बड़े से दरवाजे को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। उसमें से एक एक करके योद्धा बाहर आते जा रहे थे। उन सभी योद्धाओं की शक्तियां पहले से बढ़ी हुई समझ में आ रही थी। एक बार फिर महल के बड़े से दरवाजे पर हलचल हुई और उसे दरवाजे से कुछ लोग चलकर बाहर आ रहे थे। भैरवी की आंखें उन लोगों पर जड़ी हुई थी। दरवाजे से लोगों को बाहर आते हुए देखकर सूर्य कभी लेकर बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान तैर गई, क्योंकि दरवाजे से बाहर आने वाले लोग सूर्य कबीले के योद्धा लारा, रवि और काया थे। और उनके बाद सूर्य कबीले के थरी ब्रदर्स और हंस और हाका बाहर आए, जिनकी शक्तियां पहले से बढ़ चुकी थी। वह शक्तिवीर रैंक शुरुआती योद्धा बन चुके थे और उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। इसी तरह से दरवाजे में हलचल होती रही और एक एक करके योद्धा बाहर आते रहे। फिर आखिर में लाली और दीपेश बाहर आया।
जंभोर तालाब का सबसे ज्यादा लाभ दीपेश और लाली को ही मिला था, क्योंकि उनकी शक्तियां सबसे ज्यादा बड़ी थी। वह शक्ति वीर रैंक के मध्यम योद्धा बनने में कामयाब हो गए थे और उन्होंने अपने लिए एक आत्मीय खजाना भी हासिल कर दिया था। लेकिन भैरवी की नजरें अब भी उसे बड़े से दरवाजे पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि रुद्र अभी तक बाहर नहीं आया था। जंभोर तालाब के अंदर जाने वाले हर योद्धा को कुछ न कुछ फायदा हासिल हुआ ही था। किसी की शक्तियां बढ़ गई थी तो किसी को रैंक 1 या उससे ऊपर की तकनीक हासिल हुई थी, तो किसी को हथियार, तो किसी को ढेर सारी गोलियां हासिल हुई थी। लेकिन कुछ ऐसे भी बदनसीब लोग थे जिन्हें कोई भी खजाना हासिल नहीं हुआ था। वह लोग अपना मुंह लटकाए हुए अपने कबीले के बुजुर्गों के साथ जाकर खड़े हो गए। हंस और हाका दोनों उन लोगों में शामिल थे, क्योंकि रुद्र और भैरवी ने उन्हें 2 बार लूट लिया था, लेकिन उनकी शक्तियां बढ़ चुकी थी। वह शक्ति वीर रैंक के शुरुआती योद्धा बन चुके थे। उन दोनों की शक्ल देखकर चंद्र कबीले एक बुजुर्ग ने पूछा, तुम दोनों की शक्ल ऐसी क्यों हो रखी है? क्या तुम्हें कोई खजाना नहीं मिला? उसे बुजुर्ग की बात सुनकर हंस और हाँ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। चंद्र कबीले के उसे बुजुर्ग ने दोबारा पूछा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? फिर हंसते गुस्से से लाल होते हुए रुद्र को कोसते हुए कहा, बुजुर्ग, हमारी ऐसी हालत सूर्य कबीले के 2 योद्धाओं ने की है। उन्होंने हमें दो बार हमसे हमारा खजाना लूट लिया और हमें उन्हीं की वजह से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हंस की बात को सुनकर चंद्रकबिल बुजुर्ग की आंखें गुस्से से लाल हो गई और गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, कौन है वह योद्धा? मुझे उनका नाम बताओ। मैं उन दोनों योद्धाओं को छोड़ूंगा नहीं। मेरे कबीले के योद्धाओं को क्या समझ कर रखा है कि वह हमारी योद्धाओं से उनकी चीज ऐसे ही छीन कर ले जाएंगे और हम देखते रह जाएंगे। बुजुर्ग को गुस्से में आता हुआ देखकर हाका ने भी मौके का फायदा उठाते हुए बातों को बड़ा चढ़ा कर बताना शुरू किया। हाँ बुजुर्ग, वह लड़का तो हमारे कबीले को भी बुरा भला कह रहा था, चंद्र कबीला भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चंद्र कबीला उसके सूर्य कबीले के सामने कुछ भी नहीं है। और उसने हंस की स्टोरेज रिंग भी छीन ली थी। क्या उसने हंस की स्टोरेज रिंग छीन ली? मुझे उनका नाम बताओ, कौन है जिसे तुम लोगों साथ ऐसा किया? मैं उन्हें अभी दिखाता हूँ कि हमारा कबीला कैसा है। चंद्र कबील के बुजुर्ग ने गुस्से से तमतमाते हुए पूछा। हाका ने भैरवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस योद्धा का नाम रुद्र है और वह योद्धा अभी तक इस महल से बाहर नहीं आया है। लेकिन उसके साथ जो लड़की थी, वह वहां पर खड़ी हुई है। वह बुजुर्ग भैरवी को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने जोर से चिल्लाते हुए उसे लड़की पर हमला कर दिया। वह बुजुर्ग एक महारथी शक्तिवीर था। उसकी रफ्तार बेहद तेज थी, इसलिए देवी के लिए जो किया शुरुआती शक्तिवीर थी, उसके लिए उसे हमले से बच पाना बहुत मुश्किल था। कैसे होगा अभी इस कहानी में? क्या भैरवी उसे महारथी शक्तिवीर बुजुर्ग के हमले से बच पाएगी या फिर कोई भैरवी की मदद के लिए सामने आएगा? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। प्लीज सपोर्ट मी गाइस। एपिसोड 70 बुजुर्ग vs रुद्र। हाका की बातों में आकर चंद्र कबीले का बुजुर्ग गुस्से से पगल हो जाता है और भैरवी पर सीधे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। चंद्र कबीले का बुजुर्ग एक माध्यम शक्तिवीर था, इसलिए उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। वह पलक झपकते ही भैरवी के पास पहुंच गया और अपने हाथों में ढेर सारी शक्तियां इकट्ठा करते हुए भैरवी पर अपना हमला कर दिया। भैरवी उसे बुजुर्ग के हरकतों से बहुत हैरान थी। उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि वह बुजुर्ग उसे पर क्यों अचानक से हमला क्यों कर रहे थे। उसने बुजुर्ग को कभी भी नाराज नहीं किया था। उससे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे बुजुर्ग का हमला तेजी से भैरवी की तरफ बढ़ रहा था और भैरवी को सामने से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बुजुर्ग का हमला भैरवी को नुकसान पहुंचने ही वाला होता है कि तभी अचानक से भैरवी और उस बुजुर्ग के बीच कोई आ जाता है और फिर एक जोरदार धमाका हो गया, जिससे आसपास धूल ही धूल उड़ने लगी और किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब धूल हटी तो सामने एक हैंडसम सा नजर आने वाला लड़का भैरवी के सामने खड़ा हुआ था। उसे लड़के ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और उसके लंबे लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। दूसरी ओर सूर्य कबीले का बूढ़ा बुजुर्ग कुछ कदम पीछे हो गया था और उसका हमला पूरी तरह से बेकार हो चुका था। रुद्र को अपने सामने देखकर भैरवी की आंखों में एक अलग सी खुशी नजर आने लगी और उसने खुशी से चाहते हुए कहा, भैया तुम अब आ रहे हो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम हर बार की तरह लेट आ रहे हो।
तुम कभी नहीं सुधरोगे ना। भैरवी ने अपने भैया को डरते हुए कहा। क्या करूं छोटी, तेरे भैया ऐसे ही हैं। आखिर में आना तेरे भैया का स्टाइल है। वैसे एक बात बताओ, ये बूढ़ा आदमी तुम पर ऐसे हमले क्यों कर रहा है? तूने इस बूढ़े आदमी को इतना गुस्सा कैसे दिला दिया? रूथ ने स्टाइल मारते हुए भैरवी से कहा। पता नहीं, इस बूढ़े आदमी को भी क्या हुआ है, अचानक से मुझ पर हमला करने लगा। अगर तुम्हें थोड़ी देर और हो जाती तो मेरे साथ क्या होता है? भैरवी ने चीखते हुए कहा। भैरवी को बूढ़े बुजुर्ग बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी कोई भी गलती नहीं की, फिर भी उस बूढ़े आदमी ने उसे पर हमला कर दिया था। भला हो रुद्र का जो सही वक्त पर आकर भैरवी को बचा लिया। दूसरी तरफ सूर्य कबीले के बुजुर्ग भी हैरान थे और उस बूढ़े आदमी को रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उनसे पहले रुद्र वहां पर पहुंच गया, और रुद्र की शक्तियों को देखकर वे सभी और भी ज्यादा हैरान थे। क्योंकि रुद्र एक शुरुआती शक्तिवीर था, फिर भी उसकी रफ्तार एक माध्यम शक्तिवीर से भी ज्यादा तेज थी। वैसे तो शुरुआती शक्ति भी और मध्यम शक्तिवीर में केवल एक कदम का अंतर होता था, लेकिन दोनों की शक्तियों में जमीन आसमान का फर्क होता था। इसीलिए सभी लोग रुद्र की रफ्तार को देखकर हैरान परेशान नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ रुद्र की नजर उसे बुजुर्ग के पीछे खड़े दो लोगों पर पड़ी, और उन दोनों को वहां पर देखकर रुद्र को सारा मामला समझ में आ गया। उसे समझ में आ गया था कि इस बुजुर्ग के अचानक हमला करने के पीछे हाका और हंस का ही हाथ होगा। लेकिन रुद्र को वहां पर देखकर हाका और हंस के चेहरे का रंग भी उड़ गया, क्योंकि उन दोनों ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र वहां पर अचानक आ जाएगा। और हंस ने कुछ बुजुर्ग के पीछे जाकर उनके कान में कुछ कुछ बताते हुए कहा, बुजुर्ग, ये वही लड़का है जिसने हमसे हमारे खजाने छीने और हमारे कबीले के बारे में बुरा भला कह रहा था। बुजुर्ग, आप इसे छोड़िएगा मत, उनसे हमारा भी बदला लीजिएगा। लड़के, तू ही है ना रुद्र, जिसने मेरे कबीले के योद्धाओं से उनका खजाना छीना था? चुपचाप सारे खजाने को मुझे थमा दे और मेरी योद्धाओं से माफी मांग ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा। चंद्र कबीले के बूढ़े बुजुर्ग ने रुद्र को धमकाते हुए कहा। उस बुजुर्ग को अपनी शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड था, लेकिन रुद्रा पर उसे बूढ़े बुजुर्ग की धमकियों का कोई भी असर नहीं पड़ा, और वह मुस्कुराते हुए बोला, किसी खजाने की बात कर रहे हो आप, और आपके योद्धाओं से माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। भला मैं क्यों उनसे माफी मांगने लगा? रुद्र ने साफ गोई से अपनी बातें कही। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, लेकिन मुझे भी तुम जैसे बिगड़े नवाबों को ठीक करना अच्छी तरह से आता है। चुपचाप वह सारे खजाने मुझे थमा दो, वरना, उसे बूढ़े बुजुर्ग ने अपने दांत कटकटाते हुए कहा। लेकिन रुद्र को इस बार भी उसकी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर उस बूढ़े बुजुर्ग की आंखें गुस्से से लाल हो गई, और वह अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करते हुए रुद्र पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसे बूढ़े आदमी के हाथों में शक्तियां इकट्ठा होते हुए एक तिलिस्मी जानवर में बदलने लगी। तो क्या होगा आगे इस दिलचस्प कहानी में? क्या रुद्र और उसे बूढ़े आदमी के बीच एक बड़ा मुकाबला होगा, और क्या होगा इस मुकाबले का नतीजा? या फिर बीच में ही कोई इस मुकाबले को रोक देगा? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें, और आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। Thank you for coming here. Please support me guys. एपिसोड 71, हाका और हंस की चाल। तो लाइक और कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए। उसे बूढ़े आदमी के हाथों में शक्तियां इकट्ठा होते हुए एक तिलिस्मी जानवर में बदलने लगी। वह तिलिस्मी जानवर एक बड़ा सा गोरिल्ला था, जो पूरी तरह से शक्तियों से बना हुआ था। उसकी एक दहाड़ भर से आसपास की कुदरती शक्तियों में हलचल होनी शुरू हो गई थी। ये देखकर हाका और हंस के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। हंस ने अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाते हुए कहा, अब देखना बुजुर्ग इसकी कैसे खटिया खड़ी करते हैं। अंदर बहुत फुदक रहा था। अब मैं देखूंगा कैसे ये घमंड दिखाती है। हाँ, मैं भी देखने के लिए बेकरार हूँ कैसे ये रुद्र का बच्चा अपने घुटनों पर बैठकर हमसे माफी मांगेगा। 9 में बुजुर्ग का गुस्सा बहुत खतरनाक है। हाका ने भी हंस की बातों में सहमति जताते हुए कहा, और उन दोनों की हंसी छूट गई। उन दोनों की हंसने की आवाज बहुत धीमी थी, इसलिए उनके हंसने की आवाज कोई भी नहीं सुन सकता था। ये सब देखकर अपना रुद्र भी कहाँ चुप बैठने वाला था। उसने भी अपनी शक्तियां बाहर निकलना शुरू की। उसकी शक्तियां बाहर आने से सभी लोगों को पता चल गया कि वह भी एक 3 सितारों वाला शुरुआती शक्तिवीर था। रुद्र ने भी अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करते हुए एक बड़ा ज्वाला शेर तैयार करने लगा।
लेकिन दोनों के बीच मुकाबला शुरू होने से पहले ही एक तेज रौबदार आवाज ने दोनों को रोकते हुए कहा, बुजुर्ग शाय, आप क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती अपने से छोटी युवा पीढ़ी के किसी योद्धा पर ऐसे हमला करते हुए? क्या आप लीडर के समझौते को तोड़ना चाहते हैं? चुपचाप वापस लौट जाए, वरना हम भी चुप नहीं बैठेंगे। 9 में बुजुर्ग बसंत ने अपनी तेज आवाज में चंद्र कबीले के बुजुर्ग को चेतावनी देते हुए कहा। बीच में बुजुर्ग बसंत के आने से चंद्रलेखा बुजुर्ग बहुत गुस्से में आ गया था, लेकिन जब बुजुर्ग बसंत ने लीडर के समझौते की बात कही तो बुजुर्ग का चेहरा फीका पड़ गया और वह घबराने लगा। मैं तो बस अपने कबीले के योद्धाओं को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। मुझे भी किसी युवा पीढ़ी के योद्धाओं पर हमला करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो इन्हें डरने की कोशिश कर रहा था, ताकि अपनी गलती खुद ही मान ले। लेकिन जब आप बीच में आ ही गए हैं तो आप ही मेरे काबिले के योद्धाओं के साथ इंसाफ कीजिए। बुजुर्ग ने बड़ी चालाकी से अपनी गलतियों को छुपाते हुए सारा का सारा दोष रुद्र और भैरवी पर लगाते हुए कहा। उस बुजुर्ग का नाम शाय था, जो कि चंद्र 9 में बुजुर्ग थे। उनका गुस्सा बहुत खराब था। वे अपने गुस्से के लिए ही जाने जाते थे। आए जब उन्हें गुस्सा आता था तो वह कुछ सोचे समझे बिना ही कोई भी हरकत कर देते थे। लेकिन उन्हें अपनी गलतियों पर पर्दा डालना भी अच्छी तरीके से आता था। तभी तो वह चंद्र कबीले में बुजुर्ग के पद पर पिछले कई सालों से बने हुए थे। किसने किया है आपके योद्धाओं के साथ अन्याय? बुजुर्ग बसंत ने अपनी कड़क आवाज में कहा। इन दोनों ने किया है मेरे योद्धाओं के साथ अन्याय। आपके इन दोनों ने मेरे योद्धाओं से उनका खजाना और उनकी चीजें छीनी है। बुजुर्ग शाय ने रुद्र और भैरवी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये सुनकर बुजुर्ग बसंत की आंखें रुद्र और भैरवी पर जाकर टिक गई थी। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? रुद्रा, बुजुर्ग क्या कह रहे हैं? क्या वह सच है? तुम दोनों ने चंद्र काबिले के योद्धाओं से उनका खजाना और चीजों को लिया है? बुजुर्ग बसंत ने अपनी आंखों से रुद्र और भैरवी को घूरते हुए कहा। नहीं बुजुर्ग, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भला हम ऐसा क्यों करेंगे? और रुद्र भैया भी मेरे साथ ही थे, उन्होंने भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप चाहे तो रिया से पूछ सकते हैं, वह भी हमारे साथ ही थी। भैरवी ने बड़ी मासूमियत से 9 में बुजुर्ग बसंत से कहा। लेकिन हाका और हंस कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी बीच में कूदते हुए कहा, नहीं नहीं बुजुर्ग, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये बहुत चालाक है। इसने और इसके भैया ने मिलकर ही हमसे हमारा आत्मीय खजाना छीना था। भैरवी भी इतना कुछ सुनाने के बाद कहाँ चुप बैठने वाली थी। उसने कहा, महल के अंदर मिलने वाले सारे खजाने तो तुम दोनों के ही थे ना, जिसे हमने तुम दोनों से चुरा लिया है। भैरवी ने हाका और हंस पर तंज कसते हुए कहा। और बुजुर्ग, आप ही बताइए, क्या किसी आत्मीय खजाने को काबू में करना इतना आसान होता है? किसी आत्मीय खजाने को अपने काबू में करने के लिए बहुत सारा वक्त और शक्तियों की जरूरत पड़ती है। पर इन दोनों लंगूरों को देखकर लगता है कि इन दोनों ने कोई खजाना हासिल किया होगा। जरा आप ही बताइए। भैरवी ने पूरे विश्वास के साथ कहा। मैं और भैया ने बड़ी मुश्किल से 2 आत्मीय खजाने को काबू किए हैं, लेकिन इन दोनों खजाने को काबू करने में हमें पूरे 1 हफ्तों का वक्त लगा था। तब जाकर कहीं हमने उन हथियारों को काबू में करने में कामयाब हुए थे। भैरवी ने अपने चेहरे पर किसी भी तरह के भाव न दिखाते हुए कहा। नबी बुजुर्ग बसंत भैरवी की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे और भैरवी की बात सुनकर उनके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। उनके चेहरे पर अपनी कबीले की योद्धाओं की काबिलियत देखकर गुरूर सा नजर आने लगा। 9 में बुजुर्ग बसंत ने मुस्कुराते हुए कहा, भैरवी, हम तुम्हारे आत्मीय खजाने को देखना चाहते हैं। क्या तुम उसे हमें दिखा सकते हो? और रुद्र, तुम भी? जरूर बुजुर्ग, मुझे आप लोगों को अपने आत्मीय खजाने को दिखने में बेहद खुशी होगी। भैरवी ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा और अपने आत्मीय शक्तियों को अपने दाएं हाथ में बने भेड़िए के टैटू पर भेजने लगी, जो भैरवी के आत्मीय शक्तियों की मदद से सुनहरे रंग से चमकने लगा और देखते ही देखते वह उभर कर सबको दिखाई देने लगा। फिर वह एक हथियार में बदल गया और फिर भैरवी के हाथों में दिखाई देने लगा। भैरवी का कुल्हाड़ी जैसा नजर आने वाला आत्मीय हथियार सबके सामने सुनहरे रंग से चमक रहा था। भैरवी के आदमी खजाने से किसी तिलिस्मी भेड़िए की हाउस करने की आवाज आ रही थी। उसे भेड़िए की हाउस करने की आवाज से सभी योद्धाओं को आत्मीय शक्तियों में हलचल सी होती महसूस हो रही थी। भैरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा आदमी खजाना है। इसका नाम खूनी कुल्हाड़ी है। इस खूनी कुल्हाड़ी को काबू करने के लिए मुझे 1 हफ्तों का समय लगा था। इसे काबू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं हार नहीं मानी और इसे अंत में काबू कर ही लिया। भैरवी के आत्मीय खजाने को देखकर उन योद्धाओं की आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी।
जिन्हें जंभोर तालाब में जाने के बावजूद कोई आत्मीय खजाना नहीं मिला था। रूथ ने भी अपने आदमी खजाने को सभी को दिखाने के लिए बाहर निकाला। उसके आत्मीय खजाने के बाहर आते ही एक जोरदार शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। इस आवाज में आदमी शक्तियों की एक लहर भी बाहर निकल रही थी, जिसे सभी लोगों को एक कदम पीछे होने के लिए मजबूर कर दिया। उसे खजाने के बाहर आते ही सभी की नजदीक रुद्र के फर्शे पर जाकर टिक गई। कोई भी उसे जादुई फर्शे से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। चंद्र कबीले के बुजुर्ग के चेहरे पर उसे फर्शे के लिए लालच साफ नजर आ रहा था। 9 में बुजुर्ग बसंत की भी अपनी नजरें उसे जादुई फर्शे से हटाने का नाम नहीं ले रही थी। तो क्या होगा आगे इस दिलचस्प कहानी में? क्या 9वें बुजुर्ग बसंत रुद्र और भैरवी के अपने खजाने को चंद्र कबीले वाले को लौटा देंगे या फिर खुद ही उन हथियारों को अपने पास रख लेंगे? अगर ऐसा हुआ तो रुद्र और भैरवी क्या करेंगे? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। प्लीज सपोर्ट मी गाइज।